हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपन जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो देख रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 3 है जर्नल एंट्रीज के वीडियो का। तो अपन ने अभी लास्ट में सीखा था, हम जर्नल एंट्रीज ट्रेडिशनल अप्रोच से बना रहे थे, जिसके रूल्स क्या थे आई होप अभी तक आपको याद हो गए होंगे। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल debit the receiver, credit the giver. Nominal debit all expenses and losses, credit all income and gains. राइट तो कल हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखे थे और ये रूल्स को अप्लाई करके लास्ट वीडियो में अपन ने देख चुका है कि किस तरीके से ये रूल्स अप्लाई करते हैं। अब अपन और कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि इनकी भी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनेगी विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। तो कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने बोर्ड पे नोट कर रखे हैं, आप भी वन बाय वन नोट करते जाइए और उनकी एंट्रीज बनाने का ट्राई करिए। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000। ट्रांजैक्शन पढ़ के सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या हुआ है। आपको डेफिनेटली आंसर जर्नल के फॉर्मेट में करना है। आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में कैसा फॉर्मेट बनता है जर्नल का बताया गया है, पर अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ। डायरेक्टली अपन डेबिट कैसे करेंगे, किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, वो डिसाइड करते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000। तो गुड्स बेचे हैं, हमारी इनकम हो रही है जिसका नाम क्या होगा, सेल्स। इनकम है इसलिए कौन से हेड में जाएगा, नॉमिनल। और सोल्ड गुड्स टू राम लिखा है, फॉर कैश नहीं लिखा, नाम दिया हुआ है। अगर किसी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो अपन ने क्या सोचा था, क्या डिसाइड करेंगे इसे हम एज्यूम्ड करेंगे क्रेडिट सेल। तो किसको बेचा है, राम को। राम से हमें लेने का राइट है, इसलिए राम भी हमारी बुक्स में शो करना चाहिए। तो सेल्स एंड सेकेंड थिंग इज राम। सेल्स नॉमिनल, राम पर्सनल। रूल लगा दीजिए, राम इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट। और सेल इज इनकम, तो सारी इनकम्स, ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो टू सेल्स, वैल्यू कितनी थी, 10,000। क्लियर है, कोई डाउट। हम गुड्स बेच रहे हैं तो डेफिनेटली राम हमारे गुड्स का क्या है, राम इज द रिसीवर, तो इसलिए हमने राम को क्या कर रखा है, राम रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट कर दिया है, और सेल हमारी इनकम है इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया है। एनी डाउट। नेक्स्ट, राम रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000। ये फर्स्ट का है। सेकेंड, राम रिटर्न गुड्स। आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि अगर आपने कोई सामान किसी को बेचा है और अगर वो उसे रिटर्न कर दे तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। और एक और नाम बताया है, इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। तो सेल रिटर्न, और दिया किसने है, राम ने। राम इज द गिवर, राम रिटर्न कर रहा है मीन्स राम इज द गिवर। अब राम इज द गिवर तो सभी गिवर्स को क्या करना है, क्रेडिट द गिवर, तो टू राम। क्लियर है, राम क्रेडिट क्यों हुआ ये तो क्लियर है, क्योंकि राम रिटर्न कर रहा है मीन्स राम इज द गिवर, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे। अब सेल रिटर्न क्या हो रही है, सेल करने से इनकम बढ़ती है। सेल कर रहे हैं तो हमारी इनकम बढ़ रही है। सेल रिटर्न करने से डेफिनेटली इनकम कम हो रही है। उतना गुड्स वापस आ गए, मतलब उतने से हमारा नुकसान हो गया, वापस आ गए वो गुड्स। तो इनकम बढ़ रही थी तो क्रेडिट कर रहे हैं, अब वो कम हो रही है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सेल रिटर्न डेबिट। कितने वैल्यू के गुड्स उसने रिटर्न किए, 2,000। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। नेक्स्ट, राम पेड ₹7,500 in full settlement of his account. Ram paid ₹7,500 in full settlement of his account. क्या मतलब है, राम ने ₹7,500 देके अपने अकाउंट का सेटलमेंट कर दिया। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए कि राम को पैसे देने कितने, ये तीनों ट्रांजैक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपस में इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले आपने राम को 10,000 का सामान सोल्ड किया, राइट। फिर उसने रिटर्न कर दिया उसमें से 2,000 का, तो राम हमें देगा कितना, राम को 8,000 देना है, बट उसने 7,500 देकर अपना अकाउंट सेटल कर दिया, मींस 500 रुपए का हमने उसे क्या दिया, डिस्काउंट दिया। क्लियर है, समझ आया।
10,000 का आपने उसको सोल्ड किया था, 2,000 का उसने रिटर्न कर दिया, मींस 8,000 उससे लेना था, उसने 7,500 देकर अकाउंट को सेटल कर दिया, तो मींस 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट। क्लियर? ये कैलकुलेशन समझ में आई? कॉमन सेंस है। सपोज आप ही राम हो, आपको मैंने 10,000 के गुड्स दिए थे, अगले दिन आपने 2,000 के गुड्स मुझे वापस कर दिए, तो अब आप पेमेंट कितने की करोगे, 10,000 की करोगे कि 8,000 की? क्या होता है ना, जैसे अपने पर कोई चीज आती है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 10,000 रुपए आपको देना है, तो आप बोलेंगे कैसे 10,000 देना है, 10 का तो आपने मुझे बेचा था, मैंने 2,000 रिटर्न भी कर दिया, मींस मुझे तो आपको 8,000 पेमेंट करना है। आप 7,500 रखिए और अब सेटलमेंट हो गया है, मैंने भी अग्री कर लिया, ठीक है आप 7,500 दे दीजिए आपका पेमेंट, मीन्स मैंने आपको 500 रुपए क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए, राइट? अब देखिए इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये डिस्काउंट कौन सा हुआ, कैश डिस्काउंट। चलो अब अकाउंट्स कौन कौन से आए, एक तो राम गिवर है, राइट, दूसरी चीज कैश दे रहा है वो हमें, एंड थर्ड थिंग कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड भी करते हैं बुक्स में, ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है बोल सकते हो। जहां 8,000 मिलने थे वहां आपको 7,500 रुपए मिले, तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने सामने वाले पार्टी को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो 3 अकाउंट हो गए। अब आप बोलेंगे कल से लेकर पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल्स देखे पहले लाइक वीडियो में और अभी हम जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं सब में 2 ही आते हैं, ये 3 कैसे आ गए? डियर फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया था एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 अकाउंट तो इम्पैक्ट करेंगे ही, 2 से ज्यादा भी एक साथ इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से ज्यादा अकाउंट आ गए, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ट्रांजैक्शन को पढ़िए, 2 आए 3 आए 4 आए कितने भी आए, ट्रांजैक्शन को पढ़िए और सोचिए कि आपके बिजनेस के लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें इम्पैक्ट करी, उसको उन अकाउंट्स को पहले समझिए, फिर इन्हें क्लासीफाई करते हैं। राम इज पर्सनल, कैश इज एसेट इसलिए रियल, डिस्काउंट अलाउ किया है, लॉस है, एक्सपेंस है बोल सकते हो, तो वो क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल। अब रूल लगाइए और एंट्री बना दीजिए, कैश आ रहा है, वो दे रहा है हमें 7,500, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट, कितना आया, आप राम है, आप मुझे कितना दे रहे हो, बोलो 7,500, वेरी गुड, ठीक है। डिस्काउंट मैंने आपको दिया है कितने का, 500 का दिया है या नहीं, आपको मैंने 500 का डिस्काउंट दिया है, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस या लॉस की तरह हो गया, तो मुझे उस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा 500 से। क्लियर है? आप मुझे कितना देने वाले थे, 8,000 के गिवर हो, 8,000 आपको देना था, राम इज गिवर इसलिए राम 8,000 से क्रेडिट हो जाएगा। किसी को लग रहा होगा कि राम ने 7.5 ही दिया है, फिर आप 8 क्यों लिख रहे हो, राम को देना कितना था, गिवर कितनी वैल्यू का था, राम गिवर 8,000 का था। अब क्या वो मुझे आगे कुछ भी देने वाला है, अब वो कुछ नहीं देगा, अकाउंट पूरा सेटल हो गया, तो मान लिया जाएगा कि 8,000 पूरे मिल गए। कैसे मिले, 7,500 रुपए उसने कैश में दे दिया और 500 रुपए मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? 7,500 रुपए उसने कैश में दे दिया, 500 रुपए मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, इस तरीके से उसने अपने 8,000 का अकाउंट पूरा सेटल कर दिया। कोई डाउट? एक और एग्जांपल्स लेते हैं। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट 3 आप लोग साइमल्टेनियसली नोट भी करते जाइए। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फोर्थ। क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹20,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹20,000। जैसी ट्रांजैक्शन पढ़ते सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझकर फटाफट सोचना है कि कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं। आपने परचेज क्या किया है, गुड्स, तो जब भी गुड्स को परचेज करेंगे हम परचेज करके रिकॉर्ड करते हैं, और किससे खरीदा है आपने, रोहित से। क्या कैश दे दिया, नाम दिया हुआ है और कैश के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज क्रेडिट परचेज, ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मीन्स ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। रोहित परचेज एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल, रोहित इंसान है, पर्सन है इसलिए पर्सनल।
परचेज करने से नॉमिनल एक्सपेंस है, क्या करेंगे डेबिट, तो एंट्री क्या हो गई, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट। रोहित इज गिवर ऑफ द गुड्स, आप उससे खरीद रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहा है टू रोहित। क्लियर है। अब कितना वैल्यू का गुड्स आपने उससे लिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर ₹20,000, आपने 20,000 रुपए के गुड्स उससे लिए हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, ट्रांजैक्शन नंबर 5, रिटर्न गुड्स टू रोहित फॉर ₹4,000, आपने 4,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर दिए हैं रोहित को। जो गुड्स आप खरीद के लाए थे उसमें से 4,000 के गुड्स आप रिटर्न कर दिए हो रोहित को। तो टेल मी, इसको किस टर्म से रिकॉर्ड करोगे, खरीदे हुए गुड्स को जब वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। और रोहित, आपने रोहित को रिटर्न किया, परचेज रिटर्न और रोहित, परचेज रिटर्न नॉमिनल में ही जाएगा क्योंकि आपकी इनकम को एक्सपेंस को कम कर रहा है, और ये रोहित पर्सनल। रूल लगा दीजिए, रोहित आप उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो रोहित अभी क्या है, रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो रोहित अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। कितनी वैल्यू के गुड्स रिटर्न किए अपन ने, 4,000, और परचेज करते हैं तो डेबिट, परचेज रिटर्न मींस इस एक्सपेंस को कम कर रहे हैं, अपोजिट है, मींस एकदम डेबिट और क्रेडिट अपोजिट साइंस ही होते हैं, तो परचेज रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न एक तरीके से आपका खर्चा कम हो गया, फायदा ही है खर्चा कम करना, तो परचेज रिटर्न 4,000। क्लियर। नेक्स्ट 6th ट्रांजैक्शन, paid to Rohit ₹15,000 in full settlement, paid to Rohit ₹15,000, paid to रोहित को 15,000 पे किया है, पूरा सेटलमेंट कर दिया उसके अकाउंट। आप बताइए रोहित को देना कितना है, ये तीनों ट्रांजैक्शंस इंटरलिंक्ड है, रोहित से खरीदा, रोहित को वापस किया, फिर उसको पे कर दिया। आपने रोहित से 20,000 रुपए का खरीदा था, फिर 4,000 रुपए का आपको सामान नहीं समझ आया तो आपने वापस कर दिया, आपके पास 16,000 रुपए बचते हैं रोहित को देने के लिए, और आपने उसको 15,000 ही देके सेटलमेंट कर दी, मतलब 1,000 का फायदा हो गया। 1,000 के इस फायदे को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कैश डिस्काउंट है, पेमेंट करने पर मिल रही है, तो सामने 1,000 रुपए का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई, आपका फायदा हो गया। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, पेमेंट की है तो पैसे तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, तुमको डिस्काउंट, इस टाइप के डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। बहुत अच्छे से आपको टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में समझाया था, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, तो ये कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट अब रिसीव्ड है, जब हमने बेचा था तब हमने डिस्काउंट दिया था, अब हमने खरीदा है हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव। और पेमेंट किसको करी आपने, रोहित को पैसे मिल रहे होंगे, वो रिसीवर है। क्लासिफाई कर देते हैं फटाफट, कैश, रियल, वेरी गुड, डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल, इंक, डिस्काउंट रिसीव क्या है आपका, फायदा, प्रॉफिट, इंक, नॉमिनल, रोहित पर्सनल। रूल लगा दीजिए, अब आपने क्या किया, रोहित को पेमेंट करी है 15,000 रुपीज, पेड टू रोहित ₹15,000, तो पे किया है, कैश आ रहा है जा रहा है, कैश जा रहा है तो टू कैश होगा। कैश बिजनेस रूल क्या लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है आपका टू कैश, कैश कितना जा रहा है 15,000। नेक्स्ट आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, फायदा है आपका, इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना रहता है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, फायदा कितना है आपको 1,000 का। और रोहित को आप गिवर कितने के थे, आपको रोहित को देना कितना था 16,000, तो रोहित रिसीव कितना कर रहा है 16,000, रोहित इज द रिसीवर, रोहित अकाउंट डेबिट 16,000। क्लियर है, कोई डाउट, रोहित अकाउंट डेबिट 16,000। उसी तरीके से जैसा अपन ने परचेजेस का देखा, उसी तरीके से मैंने आपको सेल्स का भी दिखाया, परचेज और सेल्स दोनों का देखा कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कैसे करेंगे।
चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 7th। देखिए क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 10% TD का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000, लिस्ट प्राइस को हम मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या, उस प्रोडक्ट की मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस थी 10,000, बट वो हमको पड़ेगी कितने पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। मीन्स हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट तो कितनी है, 9,000। क्या इस डिस्काउंट को मैं बुक में रिकॉर्ड करूंगी? वेरी गुड, नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। टर्मिनोलॉजी पढ़ाने का कुछ तो फायदा हुआ, आपका आंसर सही निकला। कि टर्म्स आपको टर्मिनोलॉजी में ही सिखाया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या था, वो मैगी वाले एग्जांपल से समझाया था या नहीं? तो जो ये ट्रेड डिस्काउंट है ये एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं है, इसको हम कॉस्ट से रिड्यूस करके ही रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने क्या किया है, परचेज किए गुड्स परचेज किया है, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो टर्म क्या यूज करते हैं, परचेज। ये तो सबको समझ आ गया है। फ्रॉम सोहन लिखा है ना, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं गया, नाम दिया गया है, तो ये क्रेडिट में खरीदा होगा, इसलिए सोहन। क्या मैं डिस्काउंट लिखूंगी, यस और नो? ये जो मेरे को डिस्काउंट मिला 1,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड, 10,000 की चीज 9,000 में मिल गई, क्या मैं 1,000 लिखूंगी? नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये कैसा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसे रिड्यूस्ड वैल्यू से ही बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये 10,000 ये प्राइस हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो एक्चुअल प्राइस कितना है, 9,000। तो परचेज आपका क्या हो गया, नॉमिनल। सोहन क्या हो गया, पर्सनल। गुड्स खरीद रहे हो, एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। और सोहन इज द गिवर ऑफ द गुड्स, तो इसलिए पर्सनल के रूल से सोहन गिवर है, इसलिए सोहन क्रेडिट हो जाएगा। कितनी वैल्यू से, डायरेक्ट 9,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिड्यूस्ड करके। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, 7th 8th वाला, रिटर्न गुड्स टू सोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। आपने सोहन रिटर्न गुड्स टू सोहन लिखा है, मतलब आपने रिटर्न किया है। आप अगर किसी को रिटर्न करो तो आपके लिए परचेज रिटर्न होगा, अगर कोई आपको रिटर्न करके जा रहा है तो वो सेल रिटर्न होगा। कोई आपको रिटर्न कब करेगा, जब आपने उसे बेचा होगा, और आप किसी को रिटर्न कब करोगे, जब आप खरीद के लाए होगे। तो ये रिटर्न कौन सी होगी, और वैसे भी ऊपर ट्रांजैक्शन दिया ही हुआ है, सोहन से हमने क्या खरीदा था, तो ये कौन सी रिटर्न है, बिल्कुल सही, परचेज रिटर्न, जिसको और रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और एक और नाम क्या आएगा, सोहन, क्योंकि अब सोहन रिसीव कर रहा होगा, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब परचेज रिटर्न, सोहन रिसीव कर रहा है, इसलिए पर्सनल के रूल के हिसाब से सोहन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न, परचेजेस खर्चा है, इसका अपोजिट है, परचेजेस खर्चा कम होगा, मीन्स एक तरीके से फायदा है, तो क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। अब आपको ये बताना है कि क्या यहाँ पर 2,000 आएगा, क्या वहां पर 2,000 आएगा, ये आपको बताना है। क्या मैंने जो 2,000 लिखा है वो सही है? जिनको लग रहा है सही है वो गलत है। अब देखिए क्यों गलत है, ये लिस्ट प्राइस 2,000 की है, आपने अपनी बुक्स में क्या लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया है, क्या नहीं किया है ना? तो ये 2,000 की गुड्स की वैल्यू कितनी होगी, इनकी लिस्ट प्राइस 2,000 है, तो इस पर भी तो हमें 10%, सभी पे 10% डिस्काउंट मिला है। ये 2,000 इस 10,000 में से ही है ना, तो इस पे भी 10% ऑफ मिला होगा, मतलब कितना, 200 रुपीज ऑफ मिला होगा। तो मीन्स कितने के गुड्स रिटर्न, 200 माइनस कर दो 2,000 से, तो कितना आ रहा है, 1,800 कॉस्ट, मतलब ये इसकी वैल्यू है जिस पर हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ होगा। इसका मतलब ये 2,000 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1,800, 1,800। क्लियर है? क्योंकि ये क्या लिखा था, रिटर्न गुड्स टू सोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000।
तो जो आपने रिटर्न किए वो 2000 के लिस्ट प्राइस के, मीन्स उन कमोडिटी पे मार्क्ड प्राइस 2000 है, पर वो आपको 2000 के नहीं पड़े थे, वो आपको कितने के पड़े थे? 1800। तो जब आपने रिकॉर्ड उन्हें 1800 से इसके अंदर कर रखा है तो रिटर्न भी 1800 से करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, आप लोग साइमल्टेनियसली नोट करिएगा। नाइन्थ ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू रिया ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% क्रैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन क्या है, ये डिस्काउंट डिस्काउंट देखते हैं, पहले हुआ क्या ये समझ लेते हैं। हमने गुड्स रिया को बेचे हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट भी दिया है। कैश डिस्काउंट भी दिया है, मतलब कैश डिस्काउंट तभी देते हैं जब रिया पेमेंट कर रही होगी। अगर रिया पेमेंट नहीं करेगी तो उसे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेल है वो क्रेडिट सेल्स नहीं, कैश सेल है। ऑल्दो रिया का नाम लिखा है बट फिर भी ये कैश सेल है, क्योंकि कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ही कैश सेल है। वो डिस्काउंट ही तब दिया जाएगा जब सेल कौन सी होगी? कैश सेल होगी। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट अगर सिर्फ है, जैसे ये वाले केस में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट पैसे मिलने या ना मिलने पर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें चेक करना था कि भाई कैश है कि क्रेडिट है। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट भी दिया है हमने। कैश डिस्काउंट तभी दिया होगा जब पेमेंट कर रही होगी, इसका मतलब सेल और कैश, और हम उसको कुछ ट्रेड कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट दिया है मतलब हमने क्या किया है? डिस्काउंट अलाउ किया है। जब हम सेल करते हैं तो हम पार्टी को डिस्काउंट देंगे, पर जब हम खरीद रहे होते हैं तो पार्टी सामने वाला हमें डिस्काउंट देगा जब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे होंगे, और अभी हम डिस्काउंट रिया को दे रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू रिया ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इसकी वर्किंग देखिए। अब ये सब तो समझ आ गया कि अकाउंट कौन कौन से आने थे, पर अब कितनी कितनी वैल्यू से क्या क्या आएगा जरा उनको देखते हैं। इन कमोडिटी की लिस्ट प्राइस थी 10,000, तो सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो आपके लिए एक्चुअली में सेल वैल्यू कितनी है? 10,000 माइनस 1,000 9,000 है। अगर कुछ नहीं बोला जाता कैश के बारे में तो हम 9,000 से ही सेल वैल्यू हुई हमारी। अब क्या हो रहा है? अब इसको रिया को 9,000 रुपीज देने थे, ड्यू बनते हैं, बट रिया इमीडिएटली पे कर रही है, तो आप उसको और 10% सीडी भी दे रहे हो, कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो कैश डिस्काउंट इस पे मिलेगा कि इस पे मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है, रिया को 10 देना है कि 9 देना है? 9,000 देना है ना, तो 9,000 पे 10%, तो 9,000 का 10% कितना हो गया? 900 रुपए, और उसको ऑफ हो गए। तो पेमेंट रिया कितने की करेगी? मतलब जो कैश रिया दे रही होगी उसको कितना देना होगा? 8,100 रुपीज। पहले एक बार इस वर्किंग को अच्छे से समझ लो। इस टाइप के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पूछे भी जाते हैं, तो और आपको आना भी चाहिए, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज ही नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, समझने के ऊपर है। एक बार आपको समझ गया तो बहुत ही सिंपल लगने वाला है सब कुछ। रिया को अपने लिस्ट प्राइस जिसकी 10,000 है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, लिस्ट प्राइस जिसकी 10,000 है उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 9,000 हो गया। अब रिया से हमें 9,000 लेना है और रिया तुरंत पेमेंट कर रही है, तो हम उसको और 10% ऑफ कर रहे हैं। 9,000 पे 10% और ऑफ कर दिया, 900, 8,100 कैश आया होगा। क्लियर है? तो अब एंट्री क्या बनेगी फिर? सेल की है, सेल पहले क्लासिफाई कर लो, ये तो बहुत सिंपल है क्लासिफाई करना। ये नॉमिनल, ये रियल, ये नॉमिनल। कैश आ रहा है, कैश रिसीव कर रहे हो, सेल की है तो पैसा मिलेगा, रिया दे रही है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। कितना दे रही है रिया? ये कि ये कि ये? बताइए। रिया 8,100 दे रही है, राइट? हाँ बिल्कुल सही। अब डिस्काउंट तुमने उसको अलाउ किया है, तो जितना तुमने डिस्काउंट दिया उतने से तुम्हारा नुकसान, या नुकसान एक तरीके से, उसे 9,000 देना चाहिए था, वो 8,100 दे रही है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900। और रिया गिवर है पैसों की, तो टू रिया
9,000, सॉरी, टू सेल्स 9,000। सेल आपकी इनकम है, तुरंत ही सेल हो रही है, तो टू सेल्स 9,000। क्लियर है? फिर से देखिए, कैश 8,100 मिल रहा है, डिस्काउंट आप उसको अलाउ कर रहे हो 900 का, और आपकी सेल तो कितने की है? सेल वैल्यू 9,000 की है, पर उसके अगेंस्ट 8,100 रुपए आए और 900 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? बट सेल कितने की कहलाएगी? सेल तो 9,000 की ही कहलाएगी ना, वो कमोडिटी आप 9,000 में ही बेच रहे हो, राइट? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, this was 9th, right? Now 10th, deposit rupees 10,000 in our bank account. This was 9th, now 10th. आपने 10,000 रुपए डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन आर बैंक अकाउंट। हमने 10,000 रुपए अपने बिजनेस में से निकाले और अपने ही बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा? आपने अपने कैश को निकाला तो आपके पास जो रखा हुआ कैश है शॉप में वो कम हो गया, और आपने किसको दे दिया? ये बैंक में जमा कर दिया। मीन्स अब बैंक के पास रखा है, बैंक इसका रिसीवर है। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। बैंक इज पर्सनल, कैश इज रियल। रूल लगाइए, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, और बैंक को दे दिए, बैंक इज द रिसीवर 10,000। अब बैंक हमारा एसेट ही है, बैंक से राइट है हमें 10,000 लेने का, राइट? तो हमारी बुक्स में दिख भी रहा है कि बैंक डेबिट है 10,000 से। क्लियर है? नेक्स्ट 11th, जरा ध्यान से सुनिए। 11th, देखिए 11th, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख थ्रू चेक, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 एंड कैरेज रुपीज 500 थ्रू कैश। बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन है। बच्चे क्या करते हैं, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन देखता है उसको देखकर सोचते हैं कि अभी हमसे बनने वाला नहीं, इसको रहने देते हैं। जितना बड़ा दिख रहा है ना वो उतना ही सिंपल है। बस ट्रांजैक्शन को आप पढ़ो और सबसे पहले कुछ मत सोचो कि इसमें कौन डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये सब कुछ दिमाग लगाने की कोशिश से पहले ये सोचो कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, हमने खरीदा क्या है। परचेज करिए मशीनरी 1 लाख रुपए की थ्रू चेक, मतलब वो 1 लाख रुपए हमने कैश में ना देके किसके थ्रू दिए? बैंक के थ्रू दिए। ठीक है, अब क्या किया? पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब वो जो मशीन आई है हमने उसको अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराया, एक मैकेनिक आया, एक इंजीनियर आया, उसने इंस्टॉल किया, उसको इंस्टॉल करने के उसने हमसे 1,000 रुपए लिए। एंड कैरेज टर्म बताई थी। कैरेज मतलब क्या? आपने वो मशीन जहाँ से खरीदी होगी वहां से लेकर आपकी फैक्ट्री तक जो मशीन पहुंची है उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन 500 रुपये और देना पड़ा। ठीक है, एंड कैरेज रुपीज 500 थ्रू कैश। मीन्स आपने जो इंस्टॉलेशन वाला आया था और ये जो कैरेज वाला था जो ट्रांसपोर्टर था, दोनों को 1,000 रुपये और 500 रुपये कैश में दिया, पर जिससे मशीन खरीदी उसको 1 लाख रुपए चेक से दिए। पहले ट्रांजैक्शन समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ के देखो। परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख थ्रू चेक, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज 1,000 एंड कैरेज रुपीज 500 थ्रू कैश। अब कुछ भी आगे बढ़ने से पहले जरा थोड़ी सी बात समझिए। बात ऐसी है कि मशीन या फिक्स एसेट्स को उसकी इंस्टॉलेशन तक जो जो खर्चा होगा सब उसकी कॉस्ट में, मशीन की कॉस्ट में ही जोड़कर दिखाया जाएगा। मीन्स ये जो तुमने 500 रुपये पे किए इंस्टॉलेशन मशीन को अपनी फैक्ट्री में लाने तक के, वो सारे वन टाइम एक्सपेंस है। एक बार आ गई मशीन, वो खर्चा वन टाइम ही होने वाला है। दूसरी चीज, ये जो इंस्टॉलेशन कराया, एक बार इंस्टॉल होगी मशीन, दोबारा इंस्टॉल थोड़ी होगी, तो ये भी वन टाइम एक्सपेंस था। तो रेडी टू यूज फिक्स एसेट्स रेडी टू यूज होने तक सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ही जुड़ते जाते हैं। मीन्स हम अलग से बुक्स में नहीं लिखेंगे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस नाम का एक्सपेंस हुआ, कैरेज नाम का एक्सपेंस, वैसे अलग से नहीं लिखना है। ये जो मशीन तुम्हें 1 लाख की दिख रही है ना, वो अल्टीमेटली 1 लाख की नहीं पड़ी, तुम्हारे चालू होने की कंडीशन तक उसे पहुंचने के लिए 1 लाख 1 लाख प्लस 1,000 प्लस 500, मतलब 1,500 रुपये और
1,01,500 रुपए टोटल आपको ये मशीन के लिए पड़े। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कौन कौन से अकाउंट आएंगे? देखिए, एक तो मशीन आ रही है बिजनेस के पास, तो मशीनरी तो आएगी ही आएगी। दूसरी चीज, कुछ पेमेंट कैश से हो रही है तो हमारे बिजनेस का कैश भी कम हो रहा होगा, और कुछ पेमेंट बैंक दे रहा है, मींस बैंक के थ्रू हमने पेमेंट कराई है तो बैंक पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मशीनरी आ रही है, मशीनरी हमारी एसेट है, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। रियल है, रियल का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश भी रियल है, ये भी रियल, पर ये पर्सनल। कैश रियल है बट कैश कम हो रहा है, पूरा पेमेंट कैश में नहीं हुआ है। कितना पेमेंट कैश में हुआ है? सिर्फ 1,500 रुपए का। 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड 500 रुपीज कैरेज, ये दोनों चीजें आपने कैश में पे करी हैं। बाकी 1,00,000 रुपए का गिवर कौन है? बैंक दे रहा है 1,00,000 रुपए, तो बैंक इज द गिवर, इसलिए बैंक क्रेडिट 1,00,000 रुपीज। अब मशीन की कॉस्ट 1,01,500 कहलाएगी, 1,01,500, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने तक के सारे की सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जुड़ेंगे। ये ट्रांजैक्शन, जितने ट्रांजैक्शंस कराए सब कुछ नए टाइप के ही हैं, सब में कुछ कुछ अलग अलग चीजें बता रही हूं मैं। तो ये सभी ट्रांजैक्शंस आपके सिलेबस से ही लिए हुए हैं और सब में कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट समझिए और अपने अकाउंटिंग के फंडे को उस पर लगाइए और एंट्री बनाइए। सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे जैसे न्यू ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को पहले समझने की कोशिश करिए, फिर उस पर ये रूल्स अप्लाई कर दीजिए, आपकी एंट्री बिल्कुल सही बनेगी। एक बार फिर से ये नया ट्रांजैक्शन है, मैं एक बार और वापस से बता देती हूँ। हमने परचेज मशीनरी ऑफ ₹1,00,000 थ्रू चेक, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 एंड कैरेज ₹500। हमने इंस्टॉलेशन और कैरेज अलग अलग रिकॉर्ड नहीं किया। हमने अलग अलग रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मशीन को इंस्टॉल करने तक के कोई भी फिक्स एसेट, जैसे अब तुमने फर्नीचर ही खरीदा क्यों नहीं होता, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर को भी जहां से खरीद के लाए, अगर कोई कैरेज लगी होगी उस पर तो वो भी फर्नीचर की कॉस्ट में ही जुड़ जाएगी। तो उसी तरीके से कोई भी फिक्स एसेट को एक्वायर करने तक के सारे के सारे खर्चे उसी की कॉस्ट में जोड़ दो। उसको रेडी टू यूज बनाने तक, उसको यूज में लाने तक जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब की सब उसकी कॉस्ट में ही जोड़ते जाइए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। रिपेयर्स टू मशीनरी ₹500 इन कैश। ये ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो नई मशीन खरीद के लाए हो, अभी तुरंत रिपेयर थोड़ी लगेगा। कोई और भी मशीन होंगी आपके पास जिसपे आपने रिपेयर किया है 500 रुपए। अब क्या ये रिपेयर को मैं मशीन की कॉस्ट में जोड़ दूंगी? जल्दी बताइए, मशीनरी लिखने चाहिए कि रिपेयर लिखना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन कौन से 12th नंबर पे कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट करेंगे? रिपेयर हो सकता है, कैश हो सकता है, किसी को लग रहा होगा मशीनरी और कैश होना चाहिए क्योंकि ये रिपेयर हुआ है मशीनरी में, तो मशीनरी की कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं। मशीनरी, कैश, रिपेयर, कौन कौन से अकाउंट आएंगे? ये तो सबको पता है कि कैश तो आएगा ही आएगा। अब ये आएगा कि ये आएगा, ये सोचना है। आपको बताया था एक्सपेंडिचर समझाते टाइम टर्मिनोलॉजी में कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मेंटेन करने में हेल्प करें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को। तो ये रिपेयर सिर्फ हमारी कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। इसकी वजह से कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज, मतलब एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। एसेट की कैपेसिटी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ही है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे कि एसेट की कॉस्ट में जोड़ दें। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं आएगा, रिपेयर्स आएंगे। आपकी एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, जो आप एसेट को एसेट लिखेंगे, आपकी एसेट सिर्फ मेंटेन हो रही है। तो रिपेयर आपका रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये आपका रूटीन खर्चा है, ये एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो गया? नॉमिनल। और कैश क्या है? एसेट, इसलिए रियल। एक्सपेंस हो रहा है इसलिए रिपेयर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश। कितने रुपीस का रिपेयर है अपना? रिपेयर टू मशीनरी ₹500 रुपीज। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट कुछ 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं तो आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए।
purchased second hand machinery of rupees 10,000 and paid rupees 3,000 as immediate repair। ट्रांजैक्शन पढ़ो जरा अच्छे से, क्या दिया है। आपने परचेज की है एक कौन सी मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 एंड पेड रुपीज 3,000 एज इमीडिएट रिपेयर। इमीडिएट रिपेयर का मतलब क्या होता है कि अगर आप वो रिपेयर नहीं करोगे तो वो मशीनरी पुट टू यूज, रेडी टू यूज नहीं होने वाली। ये सेकेंड हैंड मशीन है, मतलब आपने किसी के पास मशीन होगी, उसे सेकेंड हैंड में खरीदा है। आप शॉप से फ्रेश मशीन खरीद के नहीं ला रहे हो जैसे पहले खरीदे थे, वो फर्स्ट हैंड थी, ये सेकेंड हैंड है। तो क्या क्या अकाउंट आएंगे, सबसे पहले ये सोचिए। मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में भी समझाया था इस चीज को, तो अब थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया तो फटाफट बता पाओगे कि अकाउंट्स कौन कौन से आने वाले हैं। सबसे पहली बात, मशीन आएगी ना, क्योंकि मशीन खरीदी है तो मशीनरी तो आएगी आएगी। खरीदा है, पैसे दिए हैं तो पैसे भी आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल सही। अब उसमें रिपेयर हुई है तो रिपेयर भी आएगा ही आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये देखना है। इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में रिपेयर टू मशीनरी रुपीज 500 इन कैश, यहां तो रिपेयर आया था, तो फिर इस ट्रांजैक्शन में भी रिपेयर आना चाहिए। अब क्या डाउट है इसके अंदर, जब रिपेयर रिकॉर्ड करना है तो इसमें भी रिकॉर्ड करना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ये सेकेंड हैंड मशीन है और उस पर तुरंत रिपेयर करने की जरूरत पड़ रही है। आपको याद होगा, एक मोबाइल का एग्जांपल लिया था, मोबाइल की स्क्रीन फूटी हुई थी, तब मैंने बताया भी था कि मोबाइल आपको जो स्क्रीन रिपेयर कर लोगे, 10,000 का मोबाइल, 5,000 की स्क्रीन रिपेयर, तो टोटल मोबाइल की कॉस्ट 15,000 पड़ी है। 10,000 का फोन आपको सेकेंड हैंड में नहीं मिला है। याद है, ये एग्जाम्पल अपन ने वहां पर डिस्कस किया था बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में। तो अब उसी तरीके से जो तुमने मशीन खरीद के लाई है वो 10,000 की, जब तक तुम इमीडिएटली उसमें 3,000 रुपए का रिपेयर नहीं कराओगे, वो मशीन चलने की कंडीशन में ही नहीं है। इसका मतलब मशीन तुम्हें 10 की नहीं 13 की पड़ी है, तो इसलिए रिपेयर नहीं आएगा, रिपेयर नहीं आने वाला। मशीन आ गई है तो मशीन की वैल्यू, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट हो गया डेबिट, मशीन एसेट, सब ये तो आपको ऐसे ही समझ आ रहा होगा। दोनों एसेट है, एक आ रहा है एक जा रहा है, जो आ रहा है डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो मशीन की कीमत कितनी हुई, 10 और 3 13,000। क्लियर है। तो अब ये जो मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए, उससे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ इंटरप्रिटेशन डिराइव हुआ है जिसे आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि एसेट को एक्वायर करने तक का जितना भी खर्चा आपको आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल करने तक का बोलना चाहिए, एसेट को इंस्टॉल करने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ही जुड़ जाएंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, अगर आप कोई सेकेंड हैंड सामान खरीदते हो और उसमें तुरंत रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस एसेट की वैल्यू को, एसेट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव ही कर रहा होगा। जैसे जो 10,000 की मशीन है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जैसे तुमने 3,000 खर्च किए उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसकी एफिशिएंसी को उसने इम्प्रूव किया है, तो वो उसी की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए, एज अ रिपेयर रिकॉर्ड नहीं होगा। अब सपोज मैं आगे बताती हूँ कि ये मशीन लेने के बाद अब नेक्स्ट ईयर फिर तुम्हें कुछ रिपेयर कराना पड़ा, तो वो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा और वो रिपेयर जैसे बाकी मशीन में हो रहा है उसी तरीके से रिकॉर्ड होगा, रिपेयर टू कैश। समझ आ रही है बात? यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अपन ने इसके अंदर 13 ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट और देखे विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। अभी भी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस खत्म नहीं हुए, वैसे भी कुछ ट्रांजैक्शंस कभी खत्म नहीं हो सकते। जैसा अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस होगा वैसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस भी होते रहेंगे। तो आपको इससे ये समझना है कि आपको ट्रांजैक्शन को जल्द से जल्द पढ़कर उनको समझना जल्दी से जल्दी सीखना है। जैसे आप उस ट्रांजैक्शन को समझेंगे, ये क्या चीजें होंगी वो आपको समझ आ जाएंगी, उन पर रूल लगाओगे और आपकी एंट्री तैयार हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट?
अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है जर्नल एंट्री पर, अब वो हम जो सेकेंड मेथड था मॉडर्न अप्रोच, जिससे हम आज के बाद सारी अकाउंटिंग सिर्फ उसी अप्रोच से पढ़ने वाले हैं, हमेशा उसी क्लासिफिकेशन को मैं पूरे टाइम, पूरा 11th 12th मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें भी पढ़ाती हूँ वही क्लासिफिकेशंस को यूज करके सारी अकाउंटिंग सिखाती हूँ। तो वो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट करने वाला है। इस मेथड से भी आपको अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए, इसलिए आप इसकी भी प्रैक्टिस करिए। आपके पास बुक्स हैं, उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए, आप स्टार्टिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने बहुत सारे वेराइटीज कवर कर लिए हैं, तो आप उनको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो का पूरा फायदा उठाइए, समझिए और प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक प्रैक्टिस जरूर करके रखिएगा। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको, और क्या आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है, स्लो चाहिए, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो दैट मैं उसी चीज को, आपके कमेंट्स को ध्यान में रख कर नेक्स्ट वीडियोस को शूट करूं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हाँ, वो एक बेल आइकन होती है ना, उसे जरूर प्रेस करिए, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस फटाफट टाइमली मिल पाएंगे। ओके, सी यू देन, बाय बाय।